अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बेटा आवाज आ रही है? सब टेस्ट मिल जाएंगे एक आध दिन तक। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बेटा जो कल डिस्कशन जारी थी, एक नजर रिवाइज कीजिएगा कहाँ तक पहुंचा था। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? बड़ा थोड़ा सा ही पढ़ा है, एक नजर रिवाइज कीजिएगा। कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन? और बेटा अब्दुल रहमान साहब, क्लास हुई है सर। आवाज का मुझे काइंडली बताते रहना अगर इशू है। नहीं मतलब जैसे ही है। ये बेटा आई एम वेटिंग प्लीज। कल से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी की? जी साकिब, इंशाल्लाह जिस दिन नहीं हुआ करेगी आपको बता देंगे। वैसे आप ज़हन में रखें। बेटा अली हैदर, मैंने कल भी बेटा बताया था, आप क्यों इस तरह फजूल में टेंशन लेते हैं? प्लीज, मैंने बताया था कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, इसमें क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? प्लीज, जो बातें बेटा फाइनल हो जाती हैं उस पर बार बार एक ही बात हम करते रहते हैं यार। एक ही बात पता नहीं कितनी दफा रिपीट होती है। कोई टेंशन आप लें, इंशाल्लाह मिल जाएगी। ये आप बताया करोगे फिर। नहीं, रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं, लेकिन वो साथ थोड़ा सा स्पेसिफिक करके अलग अलग हो जाए कि इसमें क्या है। अच्छा, नहीं मतलब देख ले आज हो गए। नहीं, अगर काइंडली जरा एक दो दिन कम से कम देख ले। हाँ, नहीं, जब अपलोडिंग हो जाएगी ना तो एक नजर देखनी है कि वो सही हो गई है, और थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाए कि इसमें क्या चीज हुई है। जी कामरान, जजाकल्ला सर। जी माय डियर, अब यहीं से जहां तक हम पहुंचे थे आपके सामने खुला हुआ है। एक छोटी सी चीज और सुन के फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक हेडिंग लिखें, डेप्रिसिएशन पॉलिसी। जी बेटा, डेप्रिसिएशन पॉलिसी का मीनिंग समझने के लिए पहले एक छोटा सा डाटा लिख लें। लेट्स अज्यूम कॉस्ट ऑफ एन एसेट, डेप्रिसिएशन पॉलिसी मींस यहाँ क्या मैं कहना चाहता हूँ उसको समझने के लिए काइंडली डाटा लिखिएगा। फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ अ मशीन 4 लाख रुपीस। लेट्स अज्यूम रेजिडुअल वैल्यू 40,000। डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 2020। यूजफुल लाइफ लेट्स अज्यूम 10 years। फाइनली लिख रहे हैं ईयर एंड इज year ended 31st December 2020। Purchase date 1st July 2020, और लेट्स अज्यूम ईयर एंड इज 31st December 2020। डाटा लिख के कंडी बताइएगा।
देन माय डियर, अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ, कंसंट्रेशन सुनिए जरा। देखिए बेटा, जो मैंने ईयर एंड लिखा ना 31 दिसंबर 2020, इसको अगर आप ज़हन में रखें तो ये वाला अकाउंटिंग ईयर जो इस दिन एंड हो रहा है, ईयर एंडेड, ये वाला अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा होगा 1 जनवरी 2020 को, और देयरफॉर एंड हो रहा होगा 31 दिसंबर 2020 पे। मीन्स से मैंने ये अज्यूम किया कि हमने ये मशीन साल के शुरू में नहीं, अकाउंटिंग ईयर के शुरू में नहीं खरीदी है, बल्कि जून गुजरने के बाद, मीन 6 महीने बाद खरीदी है। इन अदर वर्ड्स 1 जुलाई को खरीदी है। तो इस मशीन को खरीदे हुए फिर 6 मंथ्स गुजर गए हैं और ईयर एंड आ गया। अब इस ईयर एंड में अगर हमने डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है तो हम कैसे करें? लेट्स अज्यूम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, फिलहाल बिल्कुल सिंपल सी बात रख लें, फिर क्वेश्चंस में फर्दर बहस करेंगे डिटेल में जाके। लेट्स अज्यूम एक और लाइन लिख लें, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन। बहरहाल ये मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, ये स्ट्रेट लाइन हो या रिड्यूसिंग हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही हो जाएगी, वगैरह कोई भी मेथड हो, कॉन्सेप्ट वही है जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। आप मुझे अब ये बताएं कि डेप्रिसिएशन की जब मैं वर्किंग कर लूंगा तो कॉन्सेप्चुअली अब इस अकाउंटिंग ईयर में पूरे साल की डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, या खरीदने के बाद से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज होनी चाहिए? अपना अपना जरा आंसर बताएं मुझे। नहीं बेटा साकिब, क्या हो गया? जितने मंथ्स यूज किया उसके मुताबिक डेप्रिसिएशन आनी चाहिए। अहमद मुमताज, सब जाने दें यार। अच्छा साकिब, अहमद मुमताज, दोबारा कंसीडर करें, दोबारा मुझे आंसर दें। अगर मैंने 1 जुलाई को ये एसेट खरीदा है और ईयर एंड हो गया है 31 दिसंबर पे, जो अकाउंटिंग ईयर जिसमें खरीदा है, तो देन माय डियर 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। जो जिन मंथ्स में एसेट था ही नहीं उसमें क्यों डेप्रिसिएशन चार्ज हो? ठीक है, तो अब एक मिनट स्ट्रेट लाइन मेथड ध्यान में लाएं। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला क्या है? रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाए, अब रुक जाए। ठीक है तालाब, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रिसिएशन एनुअल अगर निकालनी है तो क्या तरीका है? एनुअल निकालने का तरीका पढ़ा है हमने, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। अगर एनुअल निकला है मींस 12 महीने निकला है तो उसे अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जा सकता है। व्हाट इज द फार्मूला? व्हाट इज द फार्मूला? कॉस्ट 4 लाख, व्हाट इज द रेजिडुअल वैल्यू 40,000। फिक्शन रेट से भी आ जाता है, लेकिन रेट से कब करना है? अगर क्वेश्चन में महसूस हो कि रेट दिया हुआ है, वरना ऑब्वियसली आसान तरीका क्या फार्मूला यूज करें, और डिवाइड बाय 10 इयर्स मैंने लाइफ कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू आंसर बेटा आपके पास आएगा। सॉल्व करें, कोई सॉल्व करे 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 प्लीज। 36,000 बनेगा। 36,000 समझ आ जाएगा सबको? लेकिन मेरा ये 36,000 है पर एनम, पर एनम। लेकिन माय डियर अगर 6 मंथ से एसेट यूज हुआ है तो मल्टीप्लाइड बाय 36,000 जो पर एनम है, मल्टीप्लाइड बाय 6/12 करेंगे तो इस साल सिर्फ 18,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। वर्किंग कंप्लीट करें, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डिवाइड बाय 12 करके पर मंथ बेटा आ जाएगी, और डिवाइड बाय 12 करने से जो 3,000 आएगा उसे इंटू 6 करने से 3,000 आ जाएगा। स्ट्रेट वे 6/12 कर लेंगे तो शायद हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर 7 मंथ्स यूज हुआ होता है सेट 7/12 हो जाता, 3 मंथ्स हुआ होता 3/12 हो जाता, 2 मंथ्स होता 2/12, 11 मंथ्स 11/12, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। नोट करें, कोई कंफ्यूजन रह जाए साथ साथ चले, आगे नहीं। बेटा शाहजेब, ये बहुत ही अजीब एटीट्यूड है बेटा, माजरत के साथ। अब बेटा इससे अगर आप आए हो तो इसी वजह शुरू करो यार, अगर पिछला पढ़ा होगा तो पता चल जाएगा यार।
अब आए आप इस वक्त हैं, टेंशन पिछली शुरू हो गई है। मेरे भाई अब तो होना था वो हो गया है, आगे चल यार क्या हो गया। ये बड़ा यहां से नोट किया मैंने, ऊपर हेडिंग एक थी डेप्रिसिएशन पॉलिसी। प्लीज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। कब से? प्लीज हमेशा, आज से तो अब नहीं हो सकेगा, कल से प्लीज ज्वाइन द टाइम, ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम माय डियर शादेब। जी नोटेड है, प्लीज कर लिख के बता दीजिएगा। बेटा डिवाइड बाय 12 करके जो 3 हो जाएगी तो क्वार्टरली कैलकुलेट हो सकती है। अगर एनुअल कैलकुलेट कर लेंगे, 12 महीनों की कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड बाय 12 कर लेंगे, पर मंथ आ जाएगा। फिर आपकी मर्जी 2 महीने की करने, 3 की करने, क्वार्टर की करनी, सेमी एनुअल करनी है, जिसकी भी करनी करने, 2 सालों की करनी तो वो भी हो सकती है। एक दूसरा डेटा लिखना जरा, इसको इस तरह करें, इसके ऊपर लिखना एग्जाम्पल 1 और एक और लिखना एग्जाम्पल 2। फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल जो आपस में लिंक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अनदर कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, फॉर एग्जाम्पल कोई इक्विपमेंट खरीदा आपने 5 लाख का, रेजुअल वैल्यू सपोज है 50,000, परचेज्ड इन 2020, year ended on 31st December 2020, useful life for example 5 years। मैं तो once again अभी स्ट्रेट लाइन में रखें, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन। जी बेटा आतिफ अब इस तरह तो ना करिए यार, वो तो पता नहीं कहाँ बात खत्म हो चुकी है, अब इतनी लेट बेटा तो बस बात कर रहे हैं। यकीनन डिवाइड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ 3,000 आ जाएगा। प्लीज पढ़ते हुए इतने मासूम बन जाते हैं। 36,000 12 महीनों की डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 3,000 आ गई, 6 महीनों की 18,000 आ गई, 2 महीनों की 6,000 आ जाएगी, 3 महीनों की 9,000 आ जाएगी, एंड सो ऑन। जी माय डियर अब फोकस ऑन दिस एग्जांपल, अब छोड़ दो आतिफ, उस बात को छोड़ दो। एग्जाम्पल नंबर 2 में जो डेटा आपके सामने है, मुझे जरा डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाएं। ईयर एंड इज 31 दिसंबर, 5 लाख कॉस्ट है, माइनस रेजिडुअल वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिवाइड बाय 5। ये आपके पास डेप्रिसिएशन 90,000 पर एनम आ जाएगी। बताएं कितने मंथ्स ये एसेट यूज हुआ है? जी बिलाल अली हैदर ने बिल्कुल ठीक है। नॉट कंफर्म, जी बिल्कुल ठीक है। इशू ये है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाए रुक जाए। मैंने बेटा अब आपको डेट नहीं बताई, मैंने लिखा है 2020। अब हो सकता है साल के शुरू में खरीदा
हो सकता है मिड में खरीदा हो सकता है 3 महीने पहले खरीदा हो सकता है आखिरी दिन ही खरीदा हो। तो मैंने क्या नहीं बताया आपको, डेट्स नहीं बताई, डेट ऑफ परचेज नहीं बताई, तो देयरफॉर अब हम मजबूरन कुछ नहीं कर सकते, और देयरफॉर एक पॉलिसी फिर बनानी पड़ती है इस केस में। अगर हमें डेट नहीं पता तो मजबूरन फिर हम फुल ईयर की ही चार्ज कर देंगे। फुल ईयर का मतलब जिस साल में खरीदा है उस साल में फिर पूरे साल की डेप्रिसिएशन ही चार्ज कर देंगे, अगर हमें डेट ऑफ परचेज नहीं पता। आइडियल क्या है, डेट ऑफ परचेज पता हो तो फिर हम डेट ऑफ परचेज से आगे टाइम पीरियड गिन लेंगे कि कितने मंथ्स एसेट यूज हुआ है, और अगर हमें टाइम का ना पता चले तो फिर मजबूरन हम जिस साल में खरीदेंगे फुल ईयर पॉलिसी बना लेंगे, फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। तो असल में डेप्रिसिएशन के चार्ज करने के दो तरीके होते हैं, बात मेरी पूरी होने दीजिएगा। वन इज टाइम बेसिस, अभी मैं ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ाता हूँ ये कहाँ लिखा हुआ। वन इज टाइम बेसिस, नंबर वन इज टाइम बेसिस का मतलब जिस डेट से खरीदा है वहां से शुरू करें और जिस डेट पे कभी जाके बेचेंगे वहां तक चार्ज करें, टाइम डेट्स कंसिडर करें। लेकिन एक दूसरी पॉलिसी क्या बन सकती है, अगर डेट्स नहीं पता तो फिर फुल ईयर पॉलिसी अडॉप्ट की जा सकती है, की जाती है। उस केस का मतलब क्या है कि जिस साल में खरीदा है उस साल में फिर पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब ये दो चॉइसेस तो बेटा अवेलेबल हैं, प्रेफरेबल क्या है, कौन सा यूज होता है, ये फिर मैं अभी डिस्कस करता हूँ। यहां तक जो मैंने बात की है, एक मिनट काइंडली रजिस्टर खुला रहने दें, पेज नंबर 66 अगर बुक से खोल सकें, बुक का पेज नंबर 66 निकालिएगा जरा। बुक के नंबर 66 मिल गया सबको, बता दीजिए एक सेकंड। देन बेटा ये जो छोटी सी मैंने डिस्कशन की इसकी बेस पे जी, जजाकल्लाह बेटा। डेप्रिसिएशन पॉलिसीज दो तरह की होती हैं, टाइम बेसिस एंड फुल बेसिस। अपनी स्क्रीन देखिएगा मेरी अपने तरफ। टाइम बेसिस ये है, इन दिस मेथड अगर आप टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन पॉलिसी बना लें तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, का मतलब होता है सेल। ऐसे नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, आगे जाके लिखा हुआ है कब से कब तक, डेट ऑफ परचेज से लेके जब से खरीदी और जब तक बेच ना दें, ऑब्वियसली इसके दरमियान चार्ज करें, और जितने जितने मंथ यूज किए जिस साल में अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज करें। ठीक है, फुल ईयर बेसिस ये है, इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द फुल ईयर इन द ईयर ऑफ परचेज। इससे आगे जो लिखा हुआ है आप काटिएगा नहीं, लेकिन फिलहाल पढ़ना नहीं है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं फिर कभी पढ़ के सुनाऊंगा। फुल ईयर में क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द फुल ईयर इन द ईयर ऑफ परचेज, बस फिलहाल। अब अगली बात यह है कि अगर तो एग्जामिनर हमें बताए कि टाइम बेसिस है या फुल ईयर बेसिस है, फिर तो हम अकॉर्डिंगली वर्किंग करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मींस क्वेश्चन में कोई पॉलिसी नहीं बताई गई कि टाइम बेसिस या फुल ईयर, लेकिन डेट्स अवेलेबल हैं, तो फिर हम हमेशा ऑब्वियसली टाइम बेसिस को प्रेफर करेंगे। जितने मंथ्स एसेट यूज किया होगा उतने मंथ्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेट मी फिनिश व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर क्वेश्चन में डेट्स अवेलेबल हैं और एग्जामिनर बता रहा है टाइम बेसिस, ऑब्वियसली टाइम बेसिस। अगर क्वेश्चन में डेट्स अवेलेबल नहीं है और क्वेश्चन में नहीं बताया जा रहा कि कौन सी बेसिस, तो मजबूरन फुल ईयर बेसिस। एक आखिरी बात कंसंट्रेशन सुनिए जरा, अगर क्वेश्चन में डेट्स अवेलेबल हैं और एग्जामिनर कहे कि फुल ईयर बेसिस अडॉप्ट करें, तो हम एग्जामिनर को ये नहीं कहेंगे कि आपकी ये बात गलत है। अगर वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करे कि डेट्स भी अवेलेबल हैं और एग्जामिनर इज सेइंग कि फुल ईयर बेसिस यूज करें, तो ऑब्वियसली फिर हम फुल ईयर बेसिस अडॉप्ट करेंगे। मींस जिस साल में खरीदा होगा डेट्स को फिर इग्नोर करके पूरे साल की डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर हमें कुछ नहीं बता रहा लेकिन डेट्स अवेलेबल हैं, तो हम बाय चॉइस
हमेशा टाइम बेसिस को प्रेफर क्यों करेंगे? क्योंकि बेटा यही ज्यादा लॉजिकल है। मेरी बात हर एंगल से समझ आई है तो मैंने बोला। बाकी ऑब्वियसली फिर मैं क्वेश्चन में फर्दर आपको बताता हूं। आप सिर्फ मुझे एक छोटा सा आंसर बना के दे दें, बताएं प्रेफरेबल क्या है? प्रेफरेबल क्या है अगर डेट्स हैं तो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मिस्टर आबिद ओके कर करके एंड में ये बता दो, अब बाई डिफॉल्ट टाइम बेसिस है। हाँ अगर डेट्स नहीं है तो फिर मजबूरन फुल ईयर बेसिस है। आतिफा साहब, आप आबिद साहब से बेटा वही अगर था तो ये लिखा क्या और बताया वही, ये क्या हो रहा है? अब छोड़ दें, मैं इस बहस में हम ना जाएं। इंशाल्लाह कल क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। छोड़ दें बेटा, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। अब इसके नीचे जो लिखा हुआ है ये एग्जांपल्स वही हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी हैं, तो इसको पढ़ने की अब जरूरत नहीं रही। हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। बिस्मिल्लाह पढ़ लें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर 1। ये अब जो सारी बातें हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में, उनको हमने अब क्वेश्चन फॉर्म में अटेम्प्ट करना है। और प्लीज एक एक बात आराम से सुनते सुनते आगे चलते जाना है। क्वेश्चन बैंक नंबर 1, ऑबरी, एक पर्सन का नाम समझ लें। परचेज द वैन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 800 रुपीज फॉर कैश। He estimates that in 4 years it will have a scrap value. Scrap value is simply another name for residual value. It will have useful life, बताएंगे सारे यहां से। यूजफुल लाइफ क्या है? इन 4 years टाइम, 4 years, ठीक है, थैंक यू। 4 years रिक्वायर्ड एनुअल डेप्रिसिएशन निकालें, सिंपल सी बहस। इस मेथड से, स्ट्रेट लाइन से भी, और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड मींस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और जो ब्रैकेट में लिखा है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। जस्ट 1 मिनट, पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से वर्किंग करें। रजिस्टर खोल लें, और प्लीज ये ना कि ये बहुत आसान है, ये खुद ही हो जाएगा, खुद नहीं, इसने भी नहीं होना, करना। स्ट्रेट लाइन मेथड, कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसलिए मैं डिस्कस करूंगा कि पुरानी रिफ्रेश होती जाए। लिख के करना है मिस्टर अदनान। स्ट्रेट लाइन मेथड, एनुअल डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करनी है। एनुअल फॉर्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कैसे? कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट? 800, जिस पे खरीदते हैं वो कॉस्ट होती है। रेजिडुअल वैल्यू 104 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 800 माइनस 104 डिवाइडेड बाय 4, 174 पर एनम। बिल्कुल ठीक है, पर एनम लिखें, सालाना डेप्रिसिएशन आ गई। स्ट्रेट लाइन मेथड अगर है तो हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। लेकिन एक रिवाइज करने चीज, एक और तरीका भी होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। Another way can be रेट भी निकाला जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में भी रेट का एक फॉर्मूला है, सिंपल सा है वो, उसमें नहीं इश्यू ज्यादा। रेट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ इनटू 100। What is useful life? 1 divided by useful life, 1 divided by 4 into 100। तो रेट भी आपके पास रहेगा 25%। ये रेट निकाल के बड़ा ठीक है, 25% पर एनम रेट आ गया। अब अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, सब कुछ कोशिश करें सेल और डिजाइन में, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ये रेट हर साल एनुअल डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर एंड, फॉर एग्जांपल पहले साल की। तरीका क्या होता है? कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस की जाती है।
वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, वो ना कि जेन में आ जाए, वो भी अभी आना चाहिए जेन में, जब अगली बात करूंगा मैं। तो कॉस्ट माइनस 104 इंटू 25% इज इक्वल टू 174। कर लें चेक। और सेकेंड ईयर में भी ऐसी वर्किंग होगी, थर्ड ईयर में भी ऐसी होगी, फोर्थ ईयर में भी ऐसी होगी। वो रिड्यूसिंग बैलेंस था जिसमें मैंने पूरा एक टेबल बनाया था, वहां फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है विदाउट डिडक्टिंग रेजिडुअल वैल्यू, फिर नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स रेट WDV से मल्टीप्लाई होते हैं, वो रिड्यूसिंग है। स्ट्रेट लाइन में मेथड में अगर रेट आ भी जाए तो हर साल अगर फॉर एग्जांपल सेकेंड ईयर की वर्किंग करनी हो, सेकेंड ईयर की वर्किंग करनी हो, इवन देन सेकेंड ईयर में भी ये वर्किंग एज इट इज होगी और इनटू 25%। स्ट्रेट लाइन मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन बिकम्स सेम इन एवरी ईयर। ठीक है, आता है ज़हन में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अब इसमें डेफिनेटली बताते हैं दोनों तरीके तो हैं। बाय डिफॉल्ट ये ज़हन में रखेंगे ये जो मेथड है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में कोई स्ट्रेट लाइन मेथड की परसेंटेज की फिगर अवेलेबल हो तो वो भी फिर ज़हन में रखना है। तो नॉर्मल तो यही है कि फॉर्मूला यूज किया जाता है, लेकिन अगर कभी रेट बताया हो या एग्जामिनर को मेंशन करे रेट की बेस पे करना है तो फिर अकॉर्डिंगली फिर हम रेट की बेस पे भी वर्किंग किया करेंगे। आप लोगों ने अगर लिख लिया तो मैंने जरा रब करना है इसे, कोई लिख तो नहीं रहा? अगर कोई लिख रहा तो बस बता दे, बाकी ठीक है। और बेटा ओबरी सवाल का नाम है, मैं और बेटा वो बंदे का नाम है यार, मिस्टर जहूर। ओबरी इज एन एसेट, इज अ लायबिलिटी। प्लीज खुदा के लिए वो नाम है जहूर साहब। ये भी हो सकता है सर। है बाकी है? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं लगता ये जलीस से कुछ दो चार हाथ पीछे है अभी। और मिस्टर जहूर आइंदा से बेटा खुदा के लिए लेट ना ही, वरना आपने पता नहीं अगला सवाल अब क्या पूछना है। माय डियर नंबर 2, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सॉरी बेटा बुरा ना मनाइए यार, डिसअपॉइंटमेंट होती है जिसकी वजह से इस तरह की बात कर रहा हूँ यार। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। यकीन माने जितना आईकैप सीरियस है, हम उसके नजदीक तरीन भी सीरियस नहीं है। हम अपने शुगल में है, आईकैप अपना वो मैसेज करता है फिर बुला लेता है फिर बुला लेता है। माय डियर जहूर आज से पढ़ना है यार, पहले तो जो हो गया वो मुझे महसूस हो गया है, आज से प्लीज पढ़ना है। ठीक है डन? देन माय डियर ये सेम क्वेश्चन बी रिक्वायरमेंट स्ट्रेट लाइन मेथड से हमने वर्किंग कर ली, छोटी सी वर्किंग अब आपको जरा रिवाइज करवानी है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फुल कंसंट्रेशन, ठीक कह रहे हैं लेकिन जस्ट एक मिनट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बेटा अगर वो ब्रैकेट में ना भी आपको बताया कि यू हैव टू कैलकुलेट रेट, तो ये बातें हमें खुद पता होनी चाहिए। मसलन क्या डाटा लिखा हुआ है, रेट निकालना पड़ता है हमेशा। कब? देखिए दो सिचुएशंस हो सकती हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा रेट चाहिए, नंबर 1। अगर एग्जामिनर बता दे तो हमने कोई रेट की वर्किंग नहीं करनी, हम सिंपली वही रेट यूज करके वर्किंग कर लेंगे, नंबर 2। लेकिन नंबर 3, अगर एग्जामिनर रेट ना बताए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में तो रेट क्योंकि चाहिए तो फिर हम खुद वर्कआउट करेंगे। तो अब ये कौन सी सिचुएशन है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और रेट नजर नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर वो 10%, 20%, 15% रेट कोई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नहीं बता रहा है। वो जो हमने रेट निकाला 25% वो स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डिफरेंट रेट्स होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट ईयर कॉस्ट से लगने हैं फिर WDV से लगने हैं, तो वो दे आर सेम। तो हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर रेट अवेलेबल ना हो तो हम रेट कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द सेम फार्मूला जो उस दिन हमने अप्लाई किया था। तो कैलकुलेटर उठा लें, आज खुद ये वर्किंग करके मुझे बतानी है। मेरा ख्याल है उस दिन हम सब कंफर्टेबल हो गए थे। फार्मूला 1 माइनस n अंडर रूट, उसके बाद वैल्यू और डिवाइडेड बाय कॉस्ट और देन मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट द आंसर इन परसेंटेजेस। ठीक है, अच्छा लग रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरी फिगर्स भी सुनते रहे। 1 माइनस 4
रेजिडुअल वैल्यू इज 104 डिवाइडेड बाय कॉस्ट 800 इनटू 100%। अप्रॉक्सीमेटली आपको पॉइंट्स में 2 डिजिट तक जाना है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग मुझे राउंडेड रेट बता रहे हैं, बिल्कुल सही आप शायद बता रहे हैं। इन हजरात को अगर याद ना आए मेरी बात सुन लीजिएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर सब बता दें तो वो और भी अच्छी बात है। मेरा 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया बिलाल आपने। चलो साहब ज्यादा राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है वैसे, लेकिन थोड़ा ज्यादा राउंड ऑफ कर लिया है। मेरा ख्याल है कि एक मिनट मेरी बात भी सुन लें। -4 शिफ्ट ढूंढना था, उसके बाद वही आइकन ढूंढना था। 104 डिवाइडेड बाय 800। वो जिन साहब का मसला आया था उस दिन उन्होंने बता दिया था जलीस रेट का, वो एक साहब थे, क्या नाम था उनका, अगर जहन में आ रहे उनसे पूछ ही लेते हैं कि रेट उनका निकला है कि नहीं। इंटू 100। बेटा आप लोगों जिन्होंने 40% बताया मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि रेट अगर हो तो राउंड ऑफ जरूर करें, लेकिन पॉइंट्स में 2 डिजिट्स जाने के बाद तो ज्यादा बेहतर यही है कि आप लोग भी सबके साथ, नहीं बेटा 96 नहीं बेटा नहीं बनेगा, ये मेरा ख्याल 95 ही बनेगा, क्योंकि 5 का 3 है जो लेस देन 5 है। तो नहीं, मेरा ख्याल है फाइनली 79.95% पर एनम बनेगा। ठीक है बेटा, नहीं नहीं गलती वाली बात नहीं है ये, मतलब मेक इट फाइनल, ठीक है, अपने गुड एफर्ट। लेकिन जिन हजरात ने 40% पे बेटा राउंड ऑफ किया है, मैं तकरीबन आपके साथ हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि रेट के बारे में अब जो फाइनल डिसीजन हो गया मेरे ख्याल उसी पे रहते हैं हम। इन्वेंट्री के जमानों से जो एक डिसीजन हम लोगों ने मिलकर फाइनल किया है कि रेट अगर हो तो पॉइंट्स के बाद चले जाएं, लेकिन 2 डिजिट्स पे जाके बस माइंड अप करें। ठीक है प्लीज, 40% वाले हजरात मेरे से एग्रीड है सर। जैगम साहब, शाहजेब साहब, बहुत से और भी हैं, एक तैयब साहब नजर आ रहे हैं, काफी सारे और भी, शाहनूर साहब भी थे, ठीक है ठीक है। किसी का रेट की कैलकुलेशन में अब इशू नहीं रह गया, वाइंड अप है ये बहस, रेट सबका ओके है? नहीं अगर ओके बेटा तो रहने दें, अगर किसी साहब का इशू है तो बस बता लेने दें। आए अब एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। एनुअल डेप्रिसिएशन एक उसी तरह से टेबल बनाएं वर्किंग के लिए, जिस तरह पहले वर्किंग की थी, 4 सालों की वर्किंग करवाएं, क्योंकि इस केस में एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ द एवरी ईयर विल बी डिफरेंट। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन इस सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर टेबल से बना लें, फोर्थ ईयर कैलकुलेशन कर लेंगे डेप्रिसिएशन की रेट से, कैलकुलेशन से इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन आ जाएगी, डेप्रिसिएशन से फिर इंशाल्लाह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और देन इंशाल्लाह कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू। कभी कभी पूरा भी लिख ले रहे हैं ताकि एमिशन का कम से कम मीनिंग याद है। रिटर्न डाउन वैल्यू, जी माय डियर, जस्ट एक बेटा स्टार्टिंग पॉइंट में तो बता दूं ना, मुझे रिवाइज करा लूं, बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको याद है, सिर्फ एक बात सुनना। और बेटा वजाहत साहब एनुअल डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है और हर साल की डिफरेंट होगी, तो टेबल बनाए बगैर तू कैसे निकालेगा मेरा भाई? रिक्वायर्ड नहीं, आप टेबल के बगैर करेंगे। बट दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड, बात नहीं सुनते आप। मैंने हरगिज नहीं कहा कि टेबल रिक्वायर्ड है, लेकिन विदाउट टेबल आप एनुअल डेप्रिसिएशन तक कैसे पहुंचेंगे? आप पहुंच जाए यार, हम जरा टेबल बना के कर लेते हैं। जी माय डियर, इंपॉर्टेंट चीज एक ये है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट की कैलकुलेशन करते हुए रेजिडुअल वैल्यू ऑलरेडी कंसीडर हो गई है, देयरफॉर फर्स्ट ईयर रेट सिर्फ कॉस्ट से मल्टीप्लाई होना है, और नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई होना है। फर्स्ट ईयर याद रखिए कॉस्ट में विदाउट डिडक्टिंग रेजिडुअल वैल्यू, बाकी स्ट्रेट लाइन मेथड में भी लेस होता है, सम ऑफ डिजिट्स में भी लेस करते हैं,
प्रोडक्शन में भी, मशीन आवर में भी, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में फर्स्ट ईयर अगर रेजिडुअल वैल्यू हो भी तो विदाउट डिडक्टिंग रेजिडुअल वैल्यू लेस किया जाता है, क्योंकि रेट में ऑलरेडी फिगर कंसिडर हो चुकी है। तो अब मेरा गुमान है कि आप लोग प्लीज अपनी अपनी वर्किंग कंप्लीट कर सकेंगे। टेबल एंड करते हैं, पूरा बनाएं, अभी कंप्लीट करते जाएं। और रुपीज के एंगल से डिसीजन जहूर साहब रुपीज में राउंड अप करें, रेट पॉइंट्स में जाए लेकिन रुपीज पॉइंट्स में ना जाए। फाइनल करें ये बातें भी इसी बैच में वाइंड अप करें, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होगा कि हम इन्हीं चीजों का डिसीजन लेते हैं। 319.6 है, 320 लिख के बात खत्म करें। पहले साल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेप्रिसिएशन के बराबर होगी। एंड में पहुंच गए बेटा 10 मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने, टेबल आप भी करें और प्लीज मेरे से फिगर्स मैच होनी चाहिए। WDV 480 next year 480 into rate 192 plus 320 512 cost minus 800 minus 512 WDV आ जाएगी 288। WDV के बराबर की अल्लाह करे भूल ही ना हो, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, सही वर्ड सही में रखने। तो 800 माइनस फर्स्ट ईयर हुआ था 320, 800 माइनस 512 288 इंटू रेट, रेट एक ही दफा कैलकुलेट होगा और बार बार फिर यूज होता जाएगा। तो 288 into 39.95% is equal to 115 ऐड होके 512 टोटल हो गया 627 जब 800 से माइनस होगा is equal to 173 last year into rate 0.3995 is equal to 69, 627 plus 69 is equal to 696. And why the asset is not equal to 0? Because we were expecting that this asset will have a residual value 104. डेफिनेटली ये WDV है, लेकिन ये WDV आपकी फिर रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आएगी। ये मुकेश साहब मैंने दोबारा प्लीज बता दी है। डेप्रिशिएबल अमाउंट टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर होगी ऑब्वियसली। डेप्रिसिएशन जो है जब टोटल चार्ज हो जाएगी तो ऑब्वियसली ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर है। और बेटा हमायूं आप काइंडली बेटा चेक कर लें, 44.22 नहीं रेट आ रहा, वो सिर्फ आपका आ रहा है मेरे माय डियर, वो सबका आ चुका है। प्लीज एक दफा दोबारा वर्किंग कर लें, प्लीज माय डियर एक दफा दोबारा प्लीज, मेरी तरफ से ज्यादा जी हैं। एक मुसामत हेल्प हो सकती, ये कैसे बताया जा सकता है व्हाट्सएप पे? ये हुमायूं साहब का रेट ही भी तक नहीं फाइनल हुआ है, इनसे इमीडिएटली कांटेक्ट हो सकता है किसान? कैसे? हुमायूं आप जरा व्हाट्सएप करें यार, अभी आपको मैसेज आ रहा है, आप रिकॉर्डिंग नहीं करें। ये बड़ा ठीक है, वर्किंग ओके, प्लीज सबने नोट कर लिया? देन माय डियर क्वेश्चन नंबर 1 अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया। कंसंट्रेट क्वेश्चन नंबर 2, सन्ड्री डेप्रिसिएशन मेथड्स, मतलब कहीं कहीं और होगा कहीं और होगा, तो सन्ड्री से फंस जाएगा। सिनेरियो है देखो,
Financial year of the company is full concentrate. Financial year means simply accounting year. लिख इसको, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए. अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर मतलब जिस पीरियड की इनकम स्टेटमेंट बन रही है और जिस पीरियड के एंड में फिर बैलेंस शीट बन रही है. अकाउंटिंग ईयर ऑफ अ कंपनी इज 1st January to 31st December. Full concentrate. A non-current asset, very important word. Simply speaking, non-current asset फिलहाल आपके लेवल पे, अगर इस देखिए डिफाइन कर लें बेस्ट हो जाएगा. नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है एन एसेट विच हैव a useful life of more than 1 year. An asset which have a useful life of more than 1 year. अगर किसी एसेट की यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो तो वो एसेट कहलाता है नॉन करंट एसेट. Property, plant, PPE stands for property, plant, equipment, is an example of non-current asset. मतलब इंटेंजिबल एसेट्स भी होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, वो भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स टाइप चीजें भी होती हैं. ये जो मैंने चीजें और बोली, इंटेंजिबल्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये अभी आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट इसलिए बताया है कि नॉन करंट एसेट एक ब्रॉडर टर्म है. हर वो एसेट चाहे वो टेंजिबल हो नॉन इंटेंजिबल हो वो नॉन करंट एसेट कहलाएगा अगर उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है. हम इस वक्त जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पढ़ रहे हैं, it is also an example of a non-current asset. क्या मैं कह सकता हूं बिल्डिंग is a non-current asset, machinery held for use is a non-current asset, vehicle held for use is a non-current asset. क्या मैं कह सकता हूं ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, आपके लेवल पे इंटरचेंजेबल वर्ड्स बन जाएंगे. Mobile is a non-current asset if it has a useful life of more than 1 year. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मोबाइल हर महीना चेंज करना चाहते हैं. हर नए ऐड के बाद हमारा दिल करता है काश पुराना मोबाइल अब ना रहे और नया मोबाइल हाथ में आ जाए. अगर तो खुदा ना खासा ये ख्वाहिशात नहीं है तो मोबाइल इज ऑब्वियसली अ नॉन करंट एसेट. लेकिन अगर दिल कर रहा है कि मैंने नया लिया है और डैडी से पैसे लेकर दूसरे दिन ही जाके एक और नया ले लूं, तो इसका मतलब है पुराने मोबाइल की यूजफुल लाइफ तो शायद 2-4 दिन भी नहीं निकली आप लोगों के लिए. देयरफॉर प्रॉब्लम हो जाएगा. लेकिन जनरली बिजनेसेस में मोबाइल इज आल्सो नॉन करंट एसेट. ठीक है शराज, आपने असूलन ये एक नॉन करंट एसेट है. जी अब आतिफ मैंने ऐसे ही लिखा है, आपने उर्दू में बोला मैंने इंग्लिश में लिखा. जी माय डियर, माय वर्ड्स आर 100% क्लियर. My words are 100% clear, my dear. Then my dear, अब इसको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आपने लिख लिया है. मैं जरा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं. A non-current asset was purchased on 1st May for 60,000. Its expected useful life is 5 years and its expected residual value 0. It is depreciated by using straight line method. बिल्कुल सिंपल सी गेम है, लेकिन रिक्वायरमेंट पड़ेगा. कैलकुलेट द चार्ज फॉर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज. मैं अगर कभी कहूं ना एसेट एक्वायर हुआ है, एक्विजिशन ऑफ एसेट हुई है, तो सिंपली इट मींस परचेज हुआ. आपसे रिक्वायर्ड है कि परचेज वाले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें. थोड़ा सा आपको इंग्लिश का टेस्ट होना है और आई एम अज्यूमिंग कि आपकी इंग्लिश मेरे से बहुत बेहतर है. इफ अ प्रपोर्शन का मतलब हो जाएगा परसेंटेज. Proportion of a full year's depreciation is charged according to the period for which the asset had been held.
आपने एक फुल ईयर के वर्ड से परेशान हो जाना है और इर्द गिर्द नहीं पढ़ना। पूरा पढ़ के मुझे बताएं क्या ये फुल ईयर पॉलिसी कह रहा है या टाइम बेसिस कह रहा है। क्या फुल ईयर, और नहीं आतिफ ये नहीं कह रहा, क्या ये फुल ईयर्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाह रहा है या फुल ईयर की डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शन चार्ज करना चाह रहा है अकॉर्डिंग टू द पीरियड फॉर विच द एसेट हैज बीन हेल्ड। फुल ईयर या फुल ईयर का प्रोपोर्शन। मतलब एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा रुकिएगा, जस्ट मिनट जस्ट अ 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 मिनट, मेरे भाई रुको, जज्बाती हो गया सारे। ये एसेट खरीदा गया 1 मई पे, अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है जनवरी से दिसंबर, मई को खरीदा है, मई से दिसंबर तक एक महीने कितने, मई दिसंबर मई मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बेटा असद कभी भी ऐसे नहीं करना, पहले गिनने हैं, ये 7 नहीं 8 महीने बनते हैं, मई भी काउंट होना है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। माय डियर सर, 7 बेटा प्लीज मुझे ये बता दें, रुके 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 टू कंट्रोल योरसेल्फ, मुझे ये बता दें क्या इस लाइन का मतलब, इस रिक्वायरमेंट का मतलब जो हमने अभी पढ़ा एक प्रोपोर्शन फुल ईयर, 8 महीनों की चार्ज करूं फुल ईयर में से, 8 महीनों की प्रोपोर्शन बना के चार्ज करूं या 12 महीनों की पूरी चार्ज करूं। मुझे इसके महीने बताने आपने। अब्दुलरहमान साहब जाने दे यार, आप अकेले रह गए मेरे साथ। अरे यार नहीं यार, पता नहीं बली आपका मीनिंग है। और बेटा साकिब पहले 7 तो सही कर ले यार। मोहम्मद नहीं नहीं यार, ये बिल्कुल ठीक है बिलाल, आपने सही कहा। मोहम्मद उमर गलत है। ये 3-4 दिन के नाम बोल रहा हूँ, सिर्फ हम तीनों 2-3 लोग गलत रह गए हैं, बाकी सब बच्चे अब ठीक हो गए हैं। बेटा वो फुल ईयर नहीं कह रहा, टीच वर्ड्स भी लगा रहा है, प्रोपोर्शन ऑफ द फुल ईयर। हमजा ना करे यार, माय डियर बात सुना था, एक छोटी वर्किंग देखना। 60,000 कॉस्ट, स्टिल मेथड है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है। एक आंसर आएगा आपके पास 12,000। 12,000 आया है फुल ईयर डेप्रिसिएशन, 12,000 आई है पूरे साल की डेप्रिसिएशन। लेकिन वो कहता है इसका प्रोपोर्शन चार्ज करें, इफ अ प्रोपोर्शन ऑफ द फुल ईयर डेप्रिसिएशन। लेकिन वो प्रोपोर्शन कैसे बनाएं, अकॉर्डिंग द पीरियड फॉर विच द एसेट हैज बीन हेल्ड। अब अगर हमने जैकब मई को सॉरी एसेट लिया है, तो क्या ये मई से ऑनवर्ड्स नहीं हमने हेल्ड किया होगा, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शनेट करें। कैसे, इनटू 8/12 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू 8,000। सब लोग वर्किंग लिखें, और अगर अभी प्लीज प्रॉब्लम रह गया है, 8,000 शुड बी द डेप्रिसिएशन विच शुड बी चार्ज अकॉर्डिंग टू दिस। इट मींस फुल ईयर वर्ड तो से लगाया, लेकिन बेटा आगे पीछे बहुत कुछ लगा हुआ। अगर बार कोई कंफ्यूजन रह गई है तो जरूर पूछ लें, नोट कर लें। मेरा गुमान है कि ये टाइम बेसिस कहा है उसने, अकॉर्डिंग द पूरा सेंटेंस। बेटा अगर वो कहता फुल ईयर, तो चाहे मई में खरीदा है, एग्जामिनर अगर फुल ईयर कहेगा राशिद, तो हमें फुल ईयर ही चार्ज करना है, चाहे डेट्स अवेलेबल हो। हाँ, एग्जामिनर अगर कुछ ना बताए और डेट्स अवेलेबल है, तो हम बाई डिफॉल्ट टाइम बेसिस पे चार्ज करेंगे। ठीक है मिस्टर राशिद, ये मैंने एंड में इसलिए टाइम बेसिस बेटा फाइनल लिख लिया। प्लीज कोई एतराज है तो बता दें, और अगर लिख लिया है तो एन भेज दें। सॉरी बेटा अगर आपको गलत कह दिया था, मैंने वैसे आपका नाम ही नहीं लिया, मोहम्मद मोहम्मद उमर मैंने कहा था, मेरा ख्याल है। बहरहाल अगर आपने उसे का नाम आ गया तो आई एम सॉरी। जी सर, नहीं ठीक कह रहा है। और बेटा दिन गिन लेंगे मुमताज हुसैन साहब,
मुमताज हुसैन साहब, माय डियर, टेंशन ना लें। इंशाल्लाह अगर हम महीने गिन सकते हैं तो क्या दिन नहीं गिन सकते? अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में 365 दिन होते हैं और आपसे दिन गिनवा दूंगा इंशाल्लाह, कोई टेंशन नहीं मुमताज साहब। तो अगर हमने महीने गिन लिए तो दिन गिन लेंगे, और अगर दिन गिन लेंगे तो हमें पता नहीं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हमने घंटे गिन लेने। और अगर आप कहेंगे मिनट गिन लेने, और क्या मिनट गिन लिए तो सेकंड नहीं गिन सकते? हिम्मत मारे सभी। जी मिस्टर एवरीबडी इज क्लियर, कोई और तो नहीं बनाया गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ गई? नेक्स्ट आगे चलें। जी साहब मैं तो ऐसे ही करूंगा, आपने भी इंशाल्लाह ऐसे ही करना है। प्रोपोर्शन का मतलब ही सच परसेंटेज होता है, तो महीनों का प्रोपोर्शन बना दें। जी भाई ये नंबर बी, इसी पॉइंट में, इसी नंबर 2 क्वेश्चन में एक बी पॉइंट भी है, वेरी इंटरेस्टिंग, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे, फुल कंसंट्रेट, नई नई चीजें आप लोगों के लिए। एन ऑफिस प्रॉपर्टी 5 million, 5 million mean 50 लाख, of which land value is 2 million and cost of building is 3 million. Building has an estimated life of 50 years. Calculate the annual depreciation charge on the property using the straight line method. Problem, बिल्डिंग प्रॉपर्टी दी हुई है उसने, ऑफिस प्रॉपर्टी। वैसे ये प्रॉपर्टी का वर्ड ना, वैसे तो ऑब्वियसली आगे एक्सप्लेन हुआ होगा, प्रॉपर्टी का वर्ड अक्सर शायद लैंड और बिल्डिंग के लिए कंबाइन होता है, लेकिन बहरहाल एक्सप्लेन हुआ होगा। 5 मिलियन की प्रॉपर्टी है, उसमें जो लैंड है वो 2 मिलियन की थी, और उसमें जो बिल्डिंग बनी हुई है 3 मिलियन की है। प्लीज ठहरे बेटा, एक मिनट रुक जाए, अपनी सजेशन जस्ट अ मिनट, बात ठीक है आपकी। इसमें बड़ा प्रॉब्लम ये है, बिल्डिंग की जो लाइफ बता रहा है लेकिन लैंड की नहीं बता रहा, प्रॉपर्टी की लाइफ नहीं कह रहा, बिल्डिंग लैंड की लाइफ नहीं बता रहा। तो एक मिनट जरा लैंड जेन में रखें जरा, लैंड 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 प्लॉट्स। आपके पास एक प्लॉट हो, लैंड हो, तो लैंड की लाइफ कोई होती है लिमिटेड लाइफ, लैंड की लिमिटेड लाइफ? अपना ओपिनियन दे देता। लैंड 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 लैंड, और जाने दे यार, किन चक्रों में पड़ गए कामरान। हैव नो स्क्रैप वैल्यू, वो तो बात की बात है। और नहीं सर जी हमजा, मैंने बेटा मुमताज साहब बात ही नहीं की, मैंने एक सवाल मासूम सा किया है। नहीं सर जी बुझा दी वर्ड सही नहीं है। जी बेटा हमजा एग्रीकल्चर लैंड की लाइफ बताएं। आपने कहा अगर एग्रीकल्चर लैंड हो तो होती है, बताएं एग्रीकल्चर लैंड की। ठहर ठहर एक मिनट रुक जाओ सारे। हमजा एग्रीकल्चर लैंड की लाइफ बताएं। जोहेब छा गया, जो जोहेब ने कहा वो इंशाल्लाह मैं बच्चों को बताता हूँ अभी। बेटा आधे एक मिनट ठहर यार। मिस्टर हमजा, फर्टिलिटी की अपनी जगह है, मैंने फर्टिलिटी, मैं तो लैंड की बात कर रहा हूँ। लैंड कब तक रहेगी मिस्टर हमजा? बिल्कुल ठीक भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मैं भी बच्चों को बताता हूँ। पता है, रुके 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 रुके, जी ठीक है, आप भी, आपकी बात भी ठीक है। नहीं बेटा फर्टिलिटी और, बिल्कुल बच्चे पहुंच गए, नहीं जैसे मैं पहुंचना। बेटा फर्टिलिटी और चीज है, मैंने कहा लैंड की लाइफ, लैंड कब तक रहेगी? लैंड लैंड फर्टिलिटी की भी अगर खत्म भी हो जाएगी तो मेरा ख्याल है फिर आजकल तरीके भी डेवलप हो गए तो दोबारा फर्टिलिटी हो जाती है, क्यों सर? एक हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है, फिर खाते शाते हैं मेरे ख्याल दोबारा कुछ फर्टाइल करने की कोशिश होती है, सेम थोर भी खत्म हो जाता है अब तो। आप लोगों ने बेहतरीन बात की है, जहूर साहब, शाहजेब, शहबाज, सुहेब,
कुछ लोगों ने वो बात की है जो हकीकत बात है। लैंड हैज, एक सेंटेंस कहीं लिखें, अगर इसके साथ लिख सकें तो बेहतर है। अगर जगह वैसे लिखने की कोशिश करता हूँ, या ऐसा करें पहले मेरी सुन लें, जितनी जगह चाहिए रिकॉर्डिंग की। आप लोगों ने मेरे एक वर्ड यूज किए, लैंड हैज अनलिमिटेड लाइफ, इनफाइनाइट लाइफ। ये बेटा बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है, लैंड हैज indefinite life, indefinite useful life. What is the meaning indefinite useful life? Indeterminable. What is the meaning indeterminable? हमें पता नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब होता है लामहदूद, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड हमेशा ऐसे नहीं है। इस लैंड में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों को पता है कि लैंड इसी जमीन पे है, और जमीन ने भी क़यामत के रोज खत्म हो जाना है। तो इस लैंड की लाइफ कब तक है? जब तक क़यामत नहीं आएगी। अब क़यामत कब आएगी, ये नॉलेज सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। देयरफॉर हम नहीं कह सकते ये लैंड कब तक रहेगी। हाँ, कुछ साहिबान ने जो बात की है वो मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूं। पहले मुझे ये बताएं, मेरे ये सेंटेंस ठीक है? लैंड हैज इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ विच मींस इनडिटर्मिनेबल। इनफाइनाइट नहीं, अनलिमिटेड नहीं, इनफाइनाइट सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, वो लामहदूद है, अनलिमिटेड है। लेकिन दुनिया की कोई भी चीज आपके पास है, उसकी कोई ना कोई लाइफ जरूर है, लेकिन लैंड की लाइफ तब तक रहेगी जब तक ये दुनिया रहेगी। अब ये दुनिया कब तक रहेगी ये हमें नहीं पता, तो इट इज इनडिटर्मिनेबल। वो बेटा लैंड के फैक्टर्स की अपनी लाइफ होगी, हम लैंड के फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम उस पीस ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं। जो पीस ऑफ लैंड है वो तो एज इट इज रहना है, उस पर सोसाइटियां बन जाती हैं। फिर आजकल नई टेक्नोलॉजीज आ गई है, उसे दोबारा फर्टाइल भी किया जा सकता है, सेम थोर वगैरह वो भी हो जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। समझा? उस फर्टिलिटी की बात नहीं हो रही, लैंड की बात हो रही है, वो पीस, वो टुकड़ा, जमीन का वो टुकड़ा। ठीक है हमजा? देन बेटा कुछ बच्चों ने बड़ी अच्छी बात की थी, ये है लैंड हैज इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ। बाय डिफॉल्ट हमेशा ऐसे ही है, लेकिन ये मेरा ये सेंटेंस है, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस वैसे आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बच्चे ने बीच में बात की है तो मैं चाहता हूं जरा सबके नॉलेज में आ जाए। नॉर्मली लैंड हैज इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, लेकिन मेरा आजकल अगर आप गौर से सुने मेरी 2-3 एग्जांपल्स, अगर फॉर एग्जांपल आपकी लैंड किसी पहाड़ी इलाके में है, तो समटाइम्स लैंड स्लाइडिंग अगर हो जाए तो वो आपकी लैंड भी साथ मिट्टी के तौर पे गिर जाएगी, लैंड स्लाइडिंग्स। तो अगर लैंड स्लाइडिंग्स कॉमन है, बार बार हो जाती हैं, तो शायद कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने अरसे के बाद लैंड स्लाइडिंग्स अगर होती हैं तो लिमिट टाइप भी हो सकती है। इसी तरह आजकल आपने एक वर्ड सुना था ग्लोबल वार्मिंग, अगर नहीं भी सुना तो मेरे से सुन लें। उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर जब राइज हो रहे हैं दुनिया में अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, तो जो साहिली इलाके हैं, बर्फ पिघलने की वजह से ग्लेशियर्स की, समंदर का लेवल, जो पानी का लेवल वो एक्सीड कर रहा है, जिससे कराची वगैरह के जो इलाके जिस जो साहिल समंदर पे होते हैं, कराची के तो अल्लाह का शुक्र है इतना इशू नहीं है, लेकिन बांग्लादेश वगैरह की साइड पे कुछ ऐसे एरियाज भी हैं दुनिया में जो वाटर लेवल सी का राइज होने की वजह से डेंजर में है कि वो जमीनें कहीं पानी के अंदर ही ना आ जाएं। और साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया हुआ है किसी जगह 40 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स वगैरह वगैरह, मालदीव वगैरह भी है। तो ये वाटर लेवल राइज होने से भी अब कुछ जगहों पे लैंड की लाइफ शायद एक्सटिमेटेड हो गई है। मसलन आपने एक लैंड ली हुई है, उस पर अच्छी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेड हो सकता है कि वो लैंड पानी के नीचे ना चली जाए। ठीक है, तो देयर आर सम एक्सेप्शंस इन प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ दिस सेंटेंस कि लैंड हैज इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन यही है कि लैंड की लिमिटेड लाइफ, सॉरी इनडेफिनिट यूजफुल लाइफ है। देयरफॉर एक सेंटेंस और लिख लें, देयरफॉर। अब बेटा जितने डेप्रिसिएशन मेथड्स पढ़े हमने, देयरफॉर लिखने के बाद सोचें जरा, स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूसिंग बैलेंस हो,
सम ऑफ डिजिट्स हो, स्ट्रेट लाइन में भी लाइफ चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स में भी लाइफ चाहिए, रिड्यूसिंग में भी लाइफ चाहिए फॉर्मूले में, और नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ मशीन आवर्स, ये मेथड तो लैंड वगैरह पे अप्लाई नहीं हो सकते। मशीन आवर, ये तो लैंड में हिस्सा यूज ही नहीं होना। तो जितने मेथड है उनमें लाइफ चाहिए होती है, और अगर लाइफ का पता नहीं है तो देयरफॉर लैंड इज नॉट डेप्रिशिएटेड, क्योंकि उसकी लैंड का लाइफ का अंदाजा ही नहीं होता, वो पता सही, तो इसलिए लैंड को फिर आप डेप्रिशिएट करते ही नहीं है। वैसे भी बहुत से बच्चे ये भी बता रहे थे कि लैंड की लाइफ वैसे भी शायद बढ़ जाती है मार्केट वैल्यूज, लेकिन ये जो मैंने ये आखिरी बात की, मार्केट वैल्यूज बढ़ जाती हैं, ये भी अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इस डिटेल को आप पढ़ेंगे FR1 में। तो आपके लेवल पे फिलहाल बात कहां खत्म हुई, लैंड हैज इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ, देयरफॉर इट इज नॉट डेप्रिशिएटेड। बात पूरी मेरी समझ आ गई है? सब लोग फाइनली रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? मैंने कोशिश की है कि जो जो आपके आंसर्स आए थे उसके मुताबिक सबको एमिकेबली आंसर मैं दे दूं। देन माय डियर, आइए इस क्वेश्चन को जरा वाइंड अप कर लें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। अब ये सेंटेंस पूरा पढ़ें। वो कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी। अब इस लाइन का सिंपली फिर मतलब क्या गया? अब इस लाइन का फिर मीनिंग क्या रह गया कि एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्रॉपर्टी का मतलब आपने बस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, 3 मिलियन। रेजिडुअल वैल्यू ढूंढ है, अगर ना हो तो जीरो, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 3 मिलियन पूरा लिखे, सॉरी, फिलहाल हम मिलियंस में रहने देते हैं। 3 मिलियन मीन 30 लाख माइनस जीरो, रेजिडुअल वैल्यू अगर गिवन नहीं है तो जीरो, डिवाइड बाय 50 years इज इक्वल टू 3 मिलियन डिवाइड बाय 50, 60,000 ये डेप्रिसिएशन बन जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बीच में ज़हन में लाएं, हमारे पास कोई डेट नहीं है कि ये प्रॉपर्टी कब खरीदी गई है, देयरफॉर डेट ना होने की वजह से हम मजबूरन फुल ईयर पॉलिसी ही अडॉप्ट कर पाएंगे। सबको मेरी बात समझ आ गई है? क्यों मैंने 5/12 6/12 वगैरह नहीं किया? डेट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। एक चीज क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है बेटा वाहिदुल्ला साहब, हमने इसलिए लिखा है कि कोई इशू नहीं है, बात एक ही है। 3 मिलियन का मतलब 30 लाख ही है। एग्जामिनर को पता है बेटा क्या हो गया, उसने मिलियन में लिखा है, हमने भी मिलियन में लिखा, हमने जीरो पूरा लगा दिया। नहीं माय डियर, अब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड तो कुछ नहीं है, आप एक छोटी सी फेवर कीजिएगा, एक रिटन डाउन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की तो हेडिंग लिखें, प्रॉपर्टी की रिटन डाउन वैल्यू। कॉस्ट प्रॉपर्टी इज फार्मूला के रिटन डाउन वैल्यू, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी? 5 मिलियन। What is accumulated depreciation of the property? Obviously प्रॉपर्टी में जो लैंड है वो डेप्रिशिएट नहीं हुई, लेकिन प्रॉपर्टी एज होल के अगर एंगल से देखें तो व्हाट इज द accumulated depreciation of property? पहले ही साल भी गुजरा है, हमें एक ही साल की इंफॉर्मेशन है, तो 60,000। तो ऑब्वियसली 49,40,000 is the WDV of property। ये मेरी बात समझ आइए सबको, ये मैंने क्या किया, बीच में जो लैंड है उसकी डेप्रिसिएशन ना होने की वजह से वो तो एज इट इज 20 लाख नीचे आ जाएगा, 20 लाख माइनस जीरो, 20 लाख वापस आ गए, और 30 लाख माइनस 60,000, 29 लाख 40 हजार रुपया हिस्सा बन जाएगा। ये मेरा ब्रेकअप समझ आया? मैंने बोला 20 लाख एज इट इज WDV में आ जाएगा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन ऑफ लैंड जीरो, और बिल्डिंग 30 लाख जो उसके अंदर है माइनस 60,000 होके 9,40,000। लेकिन अगर आपसे WDV प्रॉपर्टी पूछी जाए तो मेरा ख्याल है वर्किंग की जा सकती है। क्लियर है? या मैं अलग दोबारा एक्सप्लेन करूं? फंसना नहीं है, छोटी छोटी बातें सही क्लियर रखनी है। रिस्पॉन्ड मी प्लीज।
कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। रिटन डाउन वैल्यू, सॉरी, रिटन डाउन वैल्यू मींस ऊपर, सॉरी वर्ड मैंने कम कर दी। रिटन डाउन वैल्यू मींस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज 5 मिलियन और इस 5 मिलियन में अब लैंड डेप्रिशिएट नहीं होनी, तो उसकी फिर डब्ल्यूडीवी भी 20 लाख ही है बीच में। लेकिन इसमें जो 30 लाख की बिल्डिंग थी उसकी 60,000 डेप्रिसिएशन थी, तो 50 लाख मींस 20 लाख और 30 लाख जमा हो गया, और बीच में मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी पहला ही साल है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वही है जो पहले साल की डेप्रिसिएशन है, तो डब्ल्यूडीवी 4940,000। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? वो रिटर्न वैल्यू नहीं था वो, सॉरी मैंने एक वर्ड जरा कम कर दिया। और अगर एक ही साल अब्दुल रहमान साहब गुजरा हो, अगर एक ही साल गुजरा हो तो उस साल ही की डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी करते हैं। प्रॉपर्टी में बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है शिराज साहब, और लैंड की फिर डेप्रिसिएशन नहीं है, प्रॉपर्टी की है सर। कामरान हैदर, ये डब्ल्यूडीवी प्रॉपर्टी की है, प्रॉपर्टी मैंने ऊपर लिखा है, और अल्लाह का शुक्र ये प्रॉपर्टी की फाइनल डब्ल्यूडीवी है 49,50,000। लैंड की डब्ल्यूडीवी वही होगी जो उसकी कॉस्ट है, 20 लाख 20 लाख, क्योंकि उसकी डेप्रिसिएशन नहीं है। और बिल्डिंग को अगर अलग देखें तो 30 लाख माइनस 60,000, 29,40,000 इज द डब्ल्यूडीवी ऑफ बिल्डिंग। दोनों को मिला लेंगे तो डब्ल्यूडीवी ऑफ द प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, गॉट इट प्लीज, एवरीथिंग इज क्लियर, कोई इशू तो नहीं किसी और को? ये वैसे शिराज का नाम का तो आगे शिराज साहब। अच्छा चलें बेटा, अब हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है, थोड़ा सा रह गया है। हम ये क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड्स कल शुरू करेंगे। क्योंकि बेटा टोटल कॉस्ट 50 मिलियन ही है, अगर डेप्रिसिएशन नहीं होनी तो क्या लैंड की कॉस्ट ही खत्म हो जाएगी? बेटा वो जब शिराज साहब आएगी तो बात हो जाएगी। जी तैयब, अच्छा आप लोग इस तरह कीजिएगा उसामा, आप लोगों का मैं ना अभी ये डेप्रिसिएशन से रिलेटेड तो फर्दर कोई क्वेश्चन नहीं आपके लिए। आप लोग इस तरह कीजिएगा कि आपको ना अभी आज एक शेयर करूंगा मैं इन्वेंट्री रिलेटेड एक क्वेश्चन विद आंसर। एक क्वेश्चन होगा और उसका आंसर भी होगा, वो आपने अटेम्प्ट करना है, गौर से देखना है, सारा रिवाइज कीजिएगा, और उसकी अगर कोई पॉइंट रह गया उसमें तो उसके लिए उसकी जरा डिटेल थोड़ी सी मैं चाहता हूँ डिस्कशन हो जाए, कि पॉइंट्स रह जाएं तो वो इंशाल्लाह एक्स्ट्रा प्लस जो टाइम है क्लास का कल, यही क्वेश्चन जो आपसे अभी थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप पे शेयर होगा 11 से लेकर 12 तक जो आपकी क्लास हुआ करेगी अब इंशाल्लाह डेली बेसिस पे, तो कल वो टेस्ट वाला क्वेश्चन, और अगर कोई इन्वेंट्री से रिलेटेड आपका कोई और इशू भी होगा, जो क्वेश्चंस आपने किए हैं तो इनमें इशू अगर रह गया है, कोई चीज अभी भी अनरिजॉल्व है, तो कल एटलीस्ट 11 से 12 बजे वाले टाइम में अपना वो इन्वेंट्री के इश्यूज भी रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और फिर जो आज अभी व्हाट्सएप होगा थोड़ी देर तक आपको क्वेश्चन, वो भी उसमें डिस्कस हो जाएगा। तो साथ साथ बेटा एफर्ट रिक्वायर्ड है, आप लोगों ने डेली बेसिस पे काम लेने हैं, काम करने हैं। डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह मेरे साथ कंटिन्यू रहेगी, और जो चीजें एक्स्ट्रा हैं वो कर लिए आपने 11 से 12 तक प्लीज कोशिश करनी है। और ये लेक्चर्स भी रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएंगे, टाइम क्लैश है तो ऐसे टेंशन में ना आइएगा, इंशाल्लाह ये अदरवाइज भी रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज। ये मुमताज साहब इंशाल्लाह होगा। जी मोहम्मद उसामा जज़ाकल्लाह है। जी बेटा वजाहत, अगर हमने यही बात सीखी है तो बेटा यही नहीं थी, लैंड की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं थी सर, जो आपने कहा है। अल्लाह हाफिज।